दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अगर आप सरकार की हिस्ट्री को देखेंगे तो पहले क्या होता था कि अगर कोई पार्टी सत्ता में आया तो फिर आने वाले अगला चुनाव में क्या होता था, चेंज होकर दूसरी पार्टी आती थी। और अगर आप केंद्र की सरकार की पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे तो पहले क्या होता था कि अगर एक बार बीजेपी आया तो फिर अगली बार अगला चुनाव में कांग्रेस आती थी। और एक क्रम जो है वो चलते रहता था। और इसका प्रमुख कारण ये था कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी कुछ गड़बड़ियां करता है तो उस गड़बड़ी को जो विपक्षी पार्टी होते थे वो बहुत बेजोर तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से उसका विरोध करते थे और इसकी उसको उठाते थे और जनता के बीच में बताते थे। और जनता उनकी बात को सुनता था। फिर बाद में क्या होता था कि जो जनता है वो सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में वोट देकर सत्ता से उसको हटा देती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी एंटी इनकन्वेंसी। अब एंटी इनकन्वेंसी का मतलब क्या होता है, आप लोग इसे समझ लीजिए। तो एंटी इनकन्वेंसी का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति का मतलब सेम चेहरा बार बार देखने से मन उब जाना। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपको समोसा बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब आपका फेवरेट चीज है, लेकिन अगर आपको हमेशा जब भी आप भोजन मांगे तो आपको समोसा ही परोसा जाए तो आपका क्या होगा, मन उब जाएगा। कहे कि हटाओ यार, मतलब चेंज करके लाओ। मतलब आपका मन उब जाएगा। भले आपका बहुत फेवरेट चीज है समोसा, लेकिन आपका बार बार जब आपको परोसा जाएगा वो खाने में के लिए तो आपका मन उब जाएगा। उसी तरीके से मतलब एंटी इनकन्वेंसी उसी तरीके से है कि सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन बार बार मतलब एक ही सेम चेहरा को देखने के बाद क्या होता है, मन उब जाता है उस चेहरा से। और अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता क्या सोचती है कि अब इसे कुछ बदला जाए। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि एंटी इनकन्वेंसी भी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए। ममता बनर्जी की सरकार, जो कि इस बार 15 साल पूरा होने वाला है, वहां पर एंटी इनकन्वेंसी काम नहीं कर रहा है। आप उसी तरह से गुजरात में चले जाइए। गुजरात में बीजेपी का 20 साल से लगातार शासन है, वहां पर भी एंटी इनकन्वेंसी काम नहीं कर रहा है। और उसी तरीके से आप बिहार में चले आइए। तो बिहार में नीतीश सरकार, नीतीश अभी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जी बिहार में भी 20 साल से अभी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी एंटी इनकन्वेंसी काम नहीं कर रहा है। अब अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां पर एक डीएमके पार्टी है जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। तो उस पार्टी में भी एंटी इनकन्वेंसी काम नहीं करता है। अब इसके बाद अगर आप केंद्र में जाएंगे तो प्रधानमंत्री का पद, जो कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है और बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है। और इतने बड़े हाई वोल्टेज और तगड़े झटके के बावजूद भी, यहां तक कि आपको बता दूं कि 2024 में बीजेपी का बहुमत नहीं आया था। लोग असमंजस में पड़े हुए थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी अथवा नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और अपने 15 साल के शासन को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि एंटी इनकन्वेंसी जो है वो अब हट गया है और एंटी इनकन्वेंसी अब प्रो एंटी इनकन्वेंसी में बदल रहा है कि इन नेताओं का जल्दी सत्ता नहीं बदलता। और विपक्षी जो दल है, विपक्षी जो पार्टियां हैं, जिनको की जनता उनको अपना साथी मान के चलती थी, लेकिन अब वही विपक्षी पार्टियों की बातों को जनता के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे राजनीतिक सिलेबस में चेंजेस आया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को आप देखते हैं, सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज, अगर आप जहां से भी देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हम फलाने जगह से देख रहे हैं। अगर आप ये बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जो आवाज है वो कहाँ कहाँ तक गूंज रहा है और मुझे पता भी चलेगा, तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम देश की आजादी होने के बाद की बात करें, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और उनको बनने के साथ ही में देश में पहला घोटाला हो गया और वो घोटाला था जीव घोटाला। पॉइंट शुड बी नोटेड, देश का सबसे पहला घोटाला कौन था? जीव घोटाला था। तो अब उस वक्त जो है कि विपक्षी पार्टियां न के बराबर थी, लेकिन इसका हल्का फुल्का विरोध किया गया। तो अब जो विरोध किया उसको अपना समझने लग गए कि हमारे साथ का है। तो अब जवाहरलाल नेहरू के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो शासनकाल है वो व्यवस्थित तरीके से चला, लेकिन उनके समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई और जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई।
और आपको बता दूं कि उस वक्त भी देश में कोई तगड़ा विपक्ष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी के खिलाफ में बातें होती थी, और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ में बातें करते थे उनको लोग अपना साथी मान लिया करते थे, और इससे इंदिरा गांधी को भी परेशानी हुई। और इसके बावजूद भी 1971 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत मजबूत ताकत के साथ उठी, और 1971 से लेकर के 1975 जब इमरजेंसी लगा था उस वक्त शासन की, लेकिन 1977 में जब चुनाव होने वाला था तो उसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और 1977 से लेकर के 1980 जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, और समूचा हमारे देश के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो 1977 से लेकर के मोरारजी देसाई की सरकार में इंदिरा गांधी विरोध में रहकर बहुत तगड़े तरीके से विरोध किया, और उस विपक्ष की बात सुनी भी गई, और 1980 में फिर उनके हाथों में सत्ता आ गई, और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होने तक उनकी स्थिति ठीक रही, और उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और राजीव गांधी मैदान में आया, और अब बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीत गए। अब लोग कहते हैं कि सहानुभूति वोट के कारण जीत हुआ था, और अभी तक का रिकॉर्ड है 412 सीटें मिली थी, और उसके बाद कांग्रेस को उतना सीट अभी तक कभी नहीं मिली, और इसके साथ ही साथ स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिली, और इस घटना को पूरे हुए 41 साल हो गए। और उसके बाद में राजीव गांधी का जब कार्यकाल शुरू हुआ तो अब उनका विपक्ष जनता पार्टी के रूप में बहुत तगड़ा विपक्ष मिला, और 1989 के चुनाव में जनता दल, जो कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनी थी, जनता दल उनके प्रमुख विपक्ष के रूप में खड़ा हो गया था, और वो विपक्ष जनता को बताते थे और जनता उनकी बातों को सुना करता था, समझा करता था। और जब 1989 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह देखने का मतलब उनको 192 सीट मिली। बस 5 साल में 412 से 192 तक आ गए, मतलब आधे से भी कम। उस वक्त भी विपक्ष उनकी बात सुनी थी, और उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो विपक्ष में आ गए। हालांकि गांधी परिवार पहली बार विपक्ष में नहीं आया था, 1977 में विपक्ष में आ चुका था, लेकिन अब उनकी स्थिति मजबूत नहीं रही। और उस वक्त इंदिरा गांधी के समय जो नेता थे, उनका जो रहना सहना था, जो उनका मतलब दिनचर्या था, उस टाइप का दिनचर्या देखने को नहीं मिलता था। तो इस तरीके से राजीव गांधी विपक्ष में रहे और फिर उनकी बात को जनता सुना, और उसके बाद ये सब चलते हुए 1998 के बाद से फिर उनके हाथों से सत्ता खो गई, और अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर कांग्रेस विपक्ष में आ गई, और कांग्रेस विपक्ष में रहकर अपना काम की। तब उनकी बातों को जनता सुनी, और फिर 2004 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष का वैल्यू रहा करती थी, लेकिन अब के समय 2025 के समय विपक्ष की स्थिति जनता के नजर में बची ही नहीं है। और ये सब चीजों में अगर आप देखेंगे तो जनरली 2000 के बाद से जो विपक्षी पार्टियां रहती थी, पहले थी विपक्षी पार्टियां का रहन सहन, उसका बच्चों का, उनका परिवार का रहन सहन अलग हुआ करता था, सादगी से रहते थे और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। जैसे कि केंद्र में बीजेपी है तो कई राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाई हुई है। तो जो कांग्रेस पार्टी है, जिस मुद्दे पर सरकार को घेरती है केंद्र में विपक्ष के रूप में, और जो सिद्धांत के थ्रू सरकार का विरोध करती है, वही चीज अपनी सरकार में, मतलब कि जिस राज्य में अपनी सरकार बनाई हुई है, सत्तारूढ़ होकर अपनी बात को रख पाती है। जैसे कि बीजेपी सरकार कई कई राज्यों में विपक्ष में है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है, वो ममता बनर्जी सरकार को बहुत सारे मामले का विरोध करती है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये सब के सब जगह सरकार खुद वही काम करती है। अब अगर भागवत मान की सरकार को देखा जाए तो केजरीवाल सत्ता में आने के समय में केजरीवाल की जो सरकार थी वो किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये देखा कि उनके शासन आया पंजाब में और किसान आंदोलन किए, तो पंजाब में वही भागवत मान उस आंदोलन को बहुत उग्र रूप से दबाया, और वो कहे कि ऐसा दुर्दंगाई नहीं चलेगा। तो अब होता क्या है कि जनता को ये बात समझ में आ रहा है कि कोई सत्ता दल नहीं होता, कोई विपक्ष वगैरह कुछ नहीं होता। जो नेता मेरे फेवर में बात करेगा, मेरे काम की बात करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो अब जनता सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्ष जो पार्टी है उसकी बातों को जनता नहीं सुनती, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म हो गई है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जो विश्लेषण है, आपको कैसा लगा? कमेंट का माध्यम जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।